नमस्कार मेरे भाई। भारत में आपने अभी बहुत सारे फोटोज देखे होंगे जहां पर एमपी में लोग चिताओं पर बैठ गए हैं, महिलाएं चिताओं पर बैठ गई हैं। क्या है ये चिता आंदोलन? और बहुत सारे लोग इसको बोल रहे हैं कि ये लोग शायद देश विरोधी हैं और डेवलपमेंट विरोधी हैं। क्या है सच्चाई इसकी? तो ये वो सच्चाई है जो कोई भी मीडिया हाउस नहीं दिखाएगा, ना लेफ्ट विंग वाले और ना राइट विंग वाले। आइए जी, देखते हैं उन सच्चाइयों को। तो बालकगण, कहानी आती है केन बेटवा प्रोजेक्ट और दोढन गांव की कहानी। एक गांव, हजारों लोग और सिर्फ एक सवाल कि क्या उनका घर बचेगा या उनका घर जाएगा। आइए चलते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश में, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, गांव है दोढन। 7 पीढ़ियां वहां, मतलब उनको एक ऐसी चीज नसीब है जो हमें आपको किसी को नहीं नसीब है। 7 पीढ़ियों से उस गांव के लोग वहां रह रहे हैं। मतलब उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, मतलब तकरीबन 700 साल से। आपके आप में से कोई भी ऐसा परिवार है अभी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ, आप जिस जगह रह रहे हो वो आपके दादा परदादा से 700 साल से भी ज्यादा से वो जगह जमीन आपके पास में। अगर कोई ऐसी जमीन होगी तो आपका कितना लगाव होगा उससे। उस गांव की हर गली, हर कुआं, हर चीज, मैं आपके किसी दादाजी या पिताजी या उनके दादा या उनके दादा की एक हर कुआं एक कहानी कहता होगा। तो ये ऐसी जमीन है, समझ सकते हैं किस लेवल का लगाव होगा लोगों को उस जगह से। ठीक है, लेकिन कहानी क्या आती है कि अब ये गांव उजड़ने वाला है। ये जो दोढन गांव है ये अब डूबने वाला है। क्या होने वाला है यहाँ पर? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। सो कॉल्ड अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी सच्चाई भी हम जानेंगे। तो अब ये होगा क्या, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट? आइए थोड़ा सा सरकार की वाणी जानते हैं। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि ये एक नदी है केन। देखिए, ये एक नदी है केन। केन नदी ऐसी है कि इसमें बाढ़ आ जाती है। दूसरी नदी है बेटवा। बेटवा ऐसी नदी है कि यहां पर सूखा पड़ जाता है। ठीक है, केन और बेटवा, तो एक केन है, एक बेटवा है, एक में बहुत पानी है, एक में सूखा पड़ जाता है। अगर हम ऐसा कर दें कि हम एक 221 किलोमीटर लंबी अगर हम एक कनाल खोद दें, अगर हम 221 किलोमीटर लंबी अगर हम एक कनाल खोद दें, तो इस कनाल के थ्रू होगा क्या? अगर हम ये कनाल खोद दें तो इस कनाल के थ्रू होगा क्या? इस कनाल के थ्रू केन का जितना भी एक्सेस पानी है वो सारा का सारा बेटवा में चला जाएगा और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। यस, केन का सारा पानी जाएगा बेटवा में और यहां पर पानी ज्यादा जाने की वजह से अब बेटवा नदी और अच्छी होने लगेगी और यहां कभी बाढ़ नहीं आएगी और यहां कभी सूखा नहीं पड़ेगा। ट्रूली एन ऑसम प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, राइट? लेकिन देखिए, अब जाहिर सी बात है, इस प्रोजेक्ट जो भी ये बनाया जाएगा तो बहुत सारे रास्ते में जो गांव होंगे उनके घर जाएंगे, उनकी जमीनें जाएंगी, उनकी खेती जाएगी, उनकी वो पुश्तैनी जमीन जो 700 साल से गई है वो सब कुछ जाएगा ना। देखिए, लेकिन डेवलपमेंट हैज अ कॉस्ट। अगर हम ऐसा सोचें तो शायद कभी भारत में डेवलपमेंट हो ही ना पाए। जितने हाईवे, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे हम देख रहे हैं, शायद सब कभी किसी ना किसी के घर थे। ये बात सच है। और डेवलपमेंट के लिए तो लेना ही पड़ता है जमीनों को, ये भी बात सच है। और ज्यादाती तौर पे ये बहुत तकलीफ दे भी है। लेकिन थोड़ा सा इसको अंदर चलते हैं। ये कहानी तो सरफेस लेवल कहानी हुई जहां सब कुछ ठीक है। थोड़ा अंदर चलते हैं। जब ये होगा, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट होगा, तो कहा जा रहा है कि भाई यहां 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। 10 लाख हेक्टेयर खेतों को सिंचाई का पानी मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है ये। और 44,000 करोड़ इसमें लगाए जा रहे हैं, यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा इसमें। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत सही है। थोड़ा सा अंदर आते हैं और अब बात करते हैं जो ये डैम बनेगा जिससे ये सब पानी वानी पिया दिया जाएगा। इससे कुल मिला के 24 गांव हैं जो कि इफेक्ट हो रहे हैं और 23 लाख पेड़ काटे जाएंगे। साहब, ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पर 23 लाख पेड़ों को काट दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस समय क्लाइमेट चेंज के टाइम पर 23 लाख पेड़ों को काटा जाना और हजारों परिवार जो हैं ये विस्थापित हो जाएंगे। और इसमें से 16 ऐसे गांव आते हैं जो पन्ना टाइगर रिजर्व में है। मतलब टाइगर्स को बचाने के लिए हमने कितने सालों से मेहनत करी, आज हम उन्हीं के घर के पेड़ काट देंगे, वो कहां जाएंगे? टाइगर है यहाँ पर, घड़ियाल है, बहुत सारे जानवर, शायद दोबारा उन्हें आसरा ढूंढना पड़ेगा अपना, क्योंकि यहाँ के पेड़ सारे काट दिए जाएंगे। अब बात आते हैं कि फिर ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में चिता आंदोलन कहां से आ गया? देखिए, यहाँ जो आदिवासी रहते हैं उनका कहना यह है कि देखिए, वैसे भी आपने हमारी जमीन ले ली तो हम तो मर ही जाएंगे, तो हम बाद में मरें, इससे अच्छा उन्होंने हम पहले ही मर जाते हैं। और उन्होंने अपने लिए चिताएं बना ली हैं और चिताओं के ऊपर लेट गए हैं। और अब वो कह रहे हैं कि हम आत्मदाह भी कर लेंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ये सिंबॉलिक है कि हम मरते दम तक लड़ेंगे। यही है चिता आंदोलन। ट्राइबल औरतें नकली चिता पर लेट गई हैं, अपने हाथों में अपने बच्चे लेकर के, आंखों में गुस्सा है। उन्होंने बोला अगर हमारी जमीन छीन ली तो हम वैसे भी मर जाएंगे, तो इससे अच्छा पहले ही मर लेते हैं। ये दोढा के लोगों का कहना है। अब ऐसा लग रहा है कि यार सरकार तो बात सुनेगी ना, ऐसे में अगर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, चिताओं पर लोग लेट गए हैं। लेकिन बात सुनने के बजाय क्या हो रही है, समझिएगा,
बात सुनने के बजाय क्या हो रही है, सरकार ने यहाँ धारा 163 लागू कर दी, जिसके तहत अब यहाँ पर 4 लोगों से ज़्यादा कोई भी इकट्ठा नहीं हो सकता, बाहर के कोई लोग अंदर नहीं आ सकते, इवन मीडिया भी नहीं आ सकती। इससे क्या होगा, अंदर क्या हो रहा है उसकी खबर अंदर ही रह जाएगी। क्या डिसेंट दिखाना कि अब नहीं हमारे पास में है, कि हम डिसेंट नहीं दिखा सकते हैं इन अ डेमोक्रेसी? क्या हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं? मीडिया एंट्री बंद। राशन पानी रोकने की भी कोशिश करेगी कि जिन लोगों ने वहां पर बैठे हुए हैं उनको राशन नहीं दिया जाएगा। ये उनके सब हक हैं जो उनको मिलने चाहिए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये नहीं दिया जाएगा। मतलब इसकी कोशिश करी गई, राशन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। और जो एक्टिविस्ट थे, अमित भटनागर करके एक एक्टिविस्ट हैं जो दोढ़ा के लोगों के साथ में खड़े हुए, उनको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, क्रिमिनल करार दे दिया गया, उनको विकास विरोधी डिक्लेयर कर दिया गया, एंटी डेवलपमेंटल डिक्लेयर कर दिया गया, क्रिमिनल बना दिया गया। व्हाट इफ कल को आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, हम खड़े होते हैं। पिछले साल एसएससी प्रोटेस्ट हुए थे, हम वहां गए थे, हम खड़े थे, हमारे जैसे बहुत सारे टीचर्स वहां खड़े हुए थे। व्हाट इफ टुमारो वी आर लेबल्ड एज क्रिमिनल्स, एंटी डेवलपमेंट, और व्हाट नॉट? दिस इज नॉट समथिंग विच इज नॉट गुड। आगे अब बात आते हैं, लोगों का कहना है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। देखिए, मुआवजा सरकार कहती है हम देख बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं, 12.5 लाख रुपए दे रहे हैं, कम नहीं होते हैं, सच में बहुत होते हैं, लेकिन किस चीज के लिए बहुत होते हैं ये समझते हैं। क्या यहाँ अगर ऐसा होता है तो इनकी जमीनें भी छीनी जाएंगी, इनके घर भी छीने जाएंगे, सब कुछ होगा और 12.5 लाख रुपए दिए जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अब समझिएगा कानून क्या कहता है। देखिए, बात ये नहीं होती, कई बार बात ये नहीं होती कि हम सही हैं या आप सही हैं, बात ये है कि कानून के हिसाब से चीजें हो रही है कि नहीं सही है, क्योंकि इवेंचुअली देश में ये माना जाता है कि कानून ही सही है, यही माना जाता है और यही हमें भी मानना पड़ेगा किसी भी न्यूज को समझने या परखने से पहले। तो कानून ये कहता है, LARR एक्ट है ये, लैंड एक्विजिशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट ऐसे करके है ये। अगर कभी भी आपकी जमीन या घर लिया जाएगा तो घर के बदले घर दिया जाएगा, नई जमीन दी जाएगी, नया रोजगार दिया जाएगा और लाइवलीहुड का 5 साल से 10 साल तक का आपको सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन इस केस में कानून क्या बोल रहा है कि नया घर भी देंगे, नया जमीन भी देंगे, नई नौकरी भी देंगे और आपका जीवन यापन अच्छे से हो सके इसके लिए पूरा हम देखरेख भी करेंगे। लेकिन मिल क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे बदले के बीच में एक पैकेज मिल रहा है 12.5 लाख का, सॉरी आई एम सो सॉरी, 12.5 लाख रुपए का। 12.5 लाख रुपए का पैकेज जो है ये पकड़िए और जाइए। इतने रुपए में आज सही बताऊं तो एक छोटा फ्लैट भी नहीं आता है। लखनऊ, इंदौर जैसे शहरों में, तो छोटे शहरों की भी बात करें तो एक छोटा मतलब एक आप शायद घर तो खरीद ले इतने में एक आदमी, लेकिन उसकी कोई जमीन नहीं, जिस खेती पे वो घर खरीद लेगा तो वो जाएगा क्या, वो करेगा क्या उसके बाद में, क्योंकि उसकी रोजी रोटी सब जा रही है। इसीलिए वहां के लोग परेशान हैं। अब सबसे बड़ी बात है, अब आती है सरप्राइजिंग बात। ये तो देखिए अभी तक इमोशनल एस्पेक्ट था, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज पे आते हैं। 2 लोग हैं, हिमांशु ठक्कर, ये एक्सपर्ट। अब बात करते हैं कि यार ठीक है सर, ये तो आप कह रहे हो, व्हाट इज द एक्सपर्ट्स ओपिनियन ऑन इट। मैं जब रिसर्च करने बैठा, क्योंकि देखिए आई एम आल्सो ह्यूमन, मेरी भी एक इमोशनल साइड है और हो सकता है कि किसी न्यूज को जानने समझने में मेरी इमोशनल साइड भी बीच में आ जाए और हम उनकी बातें करें। लेकिन इसीलिए साइंटिफिक और एक्सपर्ट्स की बात करते हैं। कहानी आती है सबसे पहले हिमांशु ठक्कर की। हिमांशु ठक्कर IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं और 35 साल से पानी के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये संदर्भ के कोऑर्डिनेटर हैं। 2004 में जब रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आया था तो सरकार ने इन्हीं को एक्सपर्ट कमेटी में बैठाला था। हिमांशु टक्कर साहब का कहना है कि भाई कौन सी केन कौन सी बेटवा, जब दोनों ही नदियां एक ही रिवर, एक ही बारिश के एरिया के अंदर आती हैं, सेम टाइप की बारिश दोनों नदियों में होती है, तो ऐसा कैसे संभव है कि केन नदी में ज्यादा पानी और बेटवा में कम पानी? ये उन्होंने बोला ये असेसमेंट ही फ्लॉड है पूरा। माने ये पूरा प्रोजेक्ट जिस बेस के ऊपर खड़ा हुआ है, ये रिपोर्ट ही झूठी है, ये रिपोर्ट ही गलत है। इन्होंने ये बात लगातार लिखते रहे, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को भी लिखी, एनवायरमेंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर भी हैं उस पे, लेकिन उसके बाद भी इसकी रिपोर्ट की कोई सुनवाई। हिमांशु ठक्कर, जिन्होंने जो खुद 2004 में उस एक्सपर्ट कमेटी के हेड थे जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का काम करती थी, उन्होंने बोला है ही नहीं, केन बेटवा दोनों एक जैसी नदियां हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि एक में ज्यादा पानी एक में कम पानी? सूखेंगी तो दोनों साथ में सूखेंगी, बाढ़ आएगी तो दोनों में साथ में बाढ़ आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता एक में बाढ़ आए एक में ही आए। तो ये प्रोजेक्ट का प्रेमाइस ही फॉल्स है। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट दूसरे आते हैं डॉक्टर रवि चोपड़ा। ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। 2004 में नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको हिमालय की एक, जब हिमालय में खनन हो रहे थे तो इनकी कमिटी में इनको भी बैठा, इनको उस कमिटी में शामिल किया था। IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, यूएस से PhD करा हुआ है। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को किसी कमेटी का सदस्य बनाए तो समझ लो व्यक्ति बहुत टॉप लेवल का व्यक्ति है। इन्होंने बोला, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2018, 19, 20 में बहुत बोला कि उत्तराखंड में मत खनन करिए, मत खनन करिए, यहाँ के आप यहाँ के पहाड़ों को चोटिल करते चले जा रहे हैं, मत करिए, ये खराब हो जाएगा सब कुछ।
और जब ये नहीं माने तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट की कमिटी से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, बोला अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो भी होगा उसके लिए आप सब जिम्मेदार हैं। और 2024 में जोशी मठ में इतनी भयंकर दरार आई जिसमें पहाड़ टूट रहे थे और दरार घरों के अंदर तक दरार आ गई थी, गांव के गांव को विस्थापित होना पड़ा था। 2023 में बनते बनते टनल धंस गई थी, 17 दिन तक 41 मजदूर उस टनल में फंसे रहे थे। सारी बातें चोपड़ा साहब ने पहले ही बोली थी कि ये सब समस्याएं आएंगी। 2022 में इनके रेजिग्नेशन देते ही ये सारी बातें आने लगी। इन्होंने भी यही बात बोली। इन्होंने बोला कि भाई ये गलत है। यहाँ पर आप जो ये टनल बना रहे हो, जो ये आप केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कोई पर्पज ही नहीं है। आपको करना है तो आप बुंदेलखंड को पानी देना है ना, तो आप बुंदेलखंड को पानी देने के बहुत सारे अलग तरीके हैं, आप उसको यूज करिए, ये मत यूज करिए। लेकिन बात नहीं मानी गई, बात नहीं मानी गई और गया। तो बोले कि यार केन और बेटवा दोनों एक ही इलाके में बहती हैं, जब बारिश होती है तो दोनों में होती है, सूखा पड़ता है दोनों में पड़ता है, तो ये बात ही गलत है। एक नदी सरप्लस और दूसरी डेफिसिट कैसे हो सकती है, तर्क कहां से आया? यही कहानी आई। तो अब सवाल ये आते हैं, यानी एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज को मना कर दिया, तो आखिर क्यों 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों चलाया जा रहा है? दूसरी बात, जब ऑफिशियल डेटा एक्सेस करने की बात मांगी गई कि इस रिपोर्ट को ऑफिशियल डेटा दिया जाए, तो इस ऑफिशियल डेटा को पब्लिक करने से मना कर दिया गया, साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी। ये एक और क्वेश्चनेबल एक्ट आती है कि हाउ कम एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का डेटा का जो रिपोर्ट है, बेस रिपोर्ट जिसके ऊपर ये पूरा बना है, हाउ कम ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो सकता है, जबकि वो नदियां उधर बॉर्डर एरिया में है ही नहीं। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये मेन सवाल आ जाते हैं। सबसे बड़ी सवाल है कि देखिए हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन क्या डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ जो अमीर घर के लोग हैं या जो समृद्ध लोग हैं उनके घर में डेवलपमेंट पहुंचे और जो आदिवासी हैं उनके ऊपर वो डेवलपमेंट खड़ा किया जाए? तो शायद ये डेवलपमेंट कभी किसी को पसंद नहीं आएगा। हमारे गरीब भाई बहन क्या उन्हीं के ऊपर इमारतें बननी चाहिए? नहीं। दूसरा, क्या 12.5 लाख पैसे दे करके 7 पीढ़ियों की जमीन लिए ली जाए, क्या लाइवलीहुड से लेके कुछ और भी ना दिया जाए? तीसरा, 23 लाख पेड़ काटना, ये इस टाइम पर क्या ये सही है? क्या ऐसा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है? और सबसे पहली बात, तो बेसिस प्रेमाइस जब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तो वो कौन सा डेटा है जो ये बात कहता है कि हाँ केन और बेटवा को लिंक करा जाएगा? उस डेटा को पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उस डेटा को पब्लिक करा जाना चाहिए। तो ये है पूरी कहानी भाई। ये एक वर्डिक्ट समझिएगा क्या है, कायदे से बैलेंस काम क्या होना चाहिए कि आपको डैम बनाना है, बुंदेलखंड को पानी देना है, लेकिन ऐसे मत करो कि आप रिवर लिंक करके डैम बनाओ, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो रही है। विकास को रोक दो, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर विकास क्या है कि यार हमारे सबसे कमजोर वर्ग के ऊपर अगर खड़े होकर के विकास किया जाएगा तो वो गलत है। और भी तरीके हैं बुंदेलखंड को पानी देने के, उसके लिए और भी चीजें करी जा सकती हैं बहुत जगह पर। गुजरात में तो ऐसी नदियां नहीं है, बट फिर भी वहां पर ऐसे ऐसे गांव में पानी, वहां के लोकल कलेक्टर्स ने ऐसा ऐसा काम कर दिया है कि वहां पर हमेशा पानी सरप्लस प्रॉपर हो चुका है पूरी तरीके से अब। तो ऐसे भी तो काम किए जा सकते हैं। तो बस ये, तो ये थी पूरी पिक्चर इसकी। अब आपका विचार है, क्या अगर आपके हाथ में ये चाबी दे दी जाए तो क्या आज आप डैम बना देंगे यहाँ पर? बस आप ये बताइएगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है जी, धन्यवाद। और ये पूरा विश्लेषण आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि नहीं, ये भी जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।